ओके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज ओपीसी प्लस कैप्सूल के बारे में जानना। ओपीसी प्लस जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ओपीसी प्लस में कई सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट क्या है। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है? आप जो ब्लैक कलर का जो अंगूर आप लोगों ने खाया होगा तो कई बार देखा होगा कि उसमें से बीज जैसे निकलते हैं। तो ब्लैक ग्रेप्स के बीज से एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। पूरा बीज भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ब्लैक सीड के बीज के एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट। तो वो एक इस्तेमाल किया गया है। दूसरा सराका इंडिका एक्सट्रैक्ट। अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का क्या है? ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है? सबसे जब एंटीऑक्सीडेंट की बात आएगी तो एंटीऑक्सीडेंट तभी होता है, एंटी कैंसरस मतलब जो कैंसर का विरोध करे, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन का विरोध करे, ऑक्सीडेशन को रोके। तो ऑक्सीडेशन को क्यों रोकना है? ऑक्सीडेशन से ऑब्वियसली कोई नुकसान होता होगा, तो उसके लिए पहले समझना होगा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो अगर मैं एक कॉमन इंसान जो समझ सके, जिसको मेडिकल नॉलेज ना के बराबर है, तो समझाऊं तो ऑक्सीडेशन एक्चुअली ऑक्सीजन का हार्मफुल इफेक्ट है। हर चीज में जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका होता है वो सेल्स का, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, हर सेल के न्यूक्लियस में। तो जब प्रोटॉन नहीं होता है तो वो क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन रह जाता है न्यूक्लियस में, तो उसको नेगेटिवली चार्ज सेल बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्थायी होने के लिए, बैलेंस की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऐसे सेल्स के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं जिनसे वो प्रोटॉन ले सके। तो इस प्रयास में वो जो हेल्दी सेल्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करने लगे। उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। वो हेल्दी सेल को, आपने देखा होगा कि लोहे को जब खुली हवा में छोड़ा जाता है, यानी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन के जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो ऑक्सीजन लोहे को खराब करना शुरू कर देते हैं, लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है। वो लोहे का ऑक्सीडेशन है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप फलों को, सब्जियों को, जैसे एप्पल को काट करके अगर आपने खुली हवा में छोड़ दिया, फ्रिज में रख दिया तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने खुली हवा में छोड़ दिया, या बैंगन को काट करके खुली हवा में छोड़ दिया, आलू को काट करके खुली हवा में छोड़ दिया, तो वो लाल लाल पीला पीला जैसा पड़ने लगता है। वो उसके सेल्स पे ऑक्सीजन का इल इफेक्ट है, ऑक्सीजन का बुरा असर। वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर के अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारे शरीर के अंगों का ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसको रोकने के लिए जो पदार्थ हम खाते हैं, जो पदार्थ हमारे शरीर में चाहिए, वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। इंसान को होने वाले कई टाइप के कैंसर ऑक्सीडेशन से ही होते हैं। अगर आपके शरीर में ऑक्सीडेशन ना हो, आपके सेल्स का ऑक्सीडेशन ना हो, फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके हेल्दी सेल डिस्ट्रॉय ना हो, तो आपको कैंसर होने का खतरा 99% तक कम हो जाएगा, कई टाइप के कैंसर होने का खतरा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डाइट से हमें भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। लेकिन जब हम कच्चे पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, कच्चे फल, कच्चे सब्जियां, पत्तेदार चीजें, सैलड वगैरह, तो हमें बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहते हैं, लेकिन वो हमने कम कर दिया है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जब भी हम खाने को पकाते हैं तो ऑक्सीडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स क्वालिटी होती है उसमें, वो मोस्टली डेड हो जाती है। आप अंगूर भी जब खाते हैं तो उसका बीज खाते नहीं है, वो थूक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। फलों सब्जियों का छिलका निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर गंदगी बहुत है, नहीं खाएंगे तो और मुसीबत। तो इसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स की हमारे डाइट में बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना जरूरी है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है जो खून को साफ करता है। उसके अलावा इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है सराका इंडिका एक्सट्रैक्ट। सराका इंडिका तो ये तो जो साइंटिफिक नेम है, आप सब जानते होंगे इसको, अशोक का पेड़, अशोका ट्री। तो उसके सराका इंडिका एक्सट्रैक्ट, जो अशोका की छाल होती है, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। पूरा का पूरा छाल आयुर्वेद की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। आयुर्वेद में
और प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी के हर्बल मेडिसिन में या हर्बल प्रोडक्ट्स में डिफरेंस यही है कि आयुर्वेद पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है। जैसे अगर वो ग्रेप सीड इस्तेमाल करेगा तो पूरा का पूरा सीड पीस के डाल देगा। अशोक की छाल इस्तेमाल करेगा तो छाल निकाला, उसको कूट के पीस के सुखा के भस्म बना के जैसे इस्तेमाल करना है पूरा का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी में से उस प्लांट के उस पर्टिकुलर पोर्शन से वही पर्टिकुलर एंजाइम निकाला जाएगा जो उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को बनाने के लिए जरूरी। इसलिए प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी से बने हुए जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली जरूर होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेसाइज, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा टारगेटेड और 100% सेफ होते हैं। अब उसमें तीसरा जो आप इसका जो खूबी क्या है, अशोक का जो छाल का एक्सट्रैक्ट डाला गया है उसकी वजह से ये आपके स्किन को अच्छा बनाता है, स्किन के टेक्सचर को यंगर और हेल्दियर बनाता है। तीसरा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है टर्मिनालिया चेबुला एक्सट्रैक्ट। अब ये क्या है? ये भी एक तरह का प्लांट है जो आप लोग जानते होंगे। ये इसमें एक तरह का बीज भी निकलता है जो खाया भी जाता है। और इसके पुराने जितने लोग हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनको याद है या नहीं, आपने पहले ट्रेनिंग में पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हरितकी के नाम से जाना जाता है। हरितकी या हरर, ये आपने सुना होगा। ये आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होता है, बहुत ही अलग नहीं है टीसीएम और इंडिया का आयुर्वेद। कॉन्सेप्ट सेम है, बनाने का तरीका अलग अलग, जिसकी वजह से ये जो टीएनस के हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये हरितकी है। हरितकी फेमस है यूरिन प्योरिफिकेशन के लिए और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। उसके बाद टर्मिनालिया बिलारिका। तो टर्मिनालिया बिलारिका क्या होता है? पुराने लोगों को याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था, बता सकते हैं? अरे कोई बता ही नहीं रहा। जब भी आयुर्वेद की बात आती है रूबी जी ने, हाँ बोलिए रूबी जी। सटरमिनारिया बुलारिया। नहीं सर, बिलारिका। ठंड में बहुत अच्छी बोला तो पता है सर। वो होता है सर, अर्जुन का पेड़। नहीं नहीं, अर्जुन नहीं है ये। जो टर्मिनालिया बिलारिया होता है, आपने आयुर्वेद में भी या घर में भी जब जरूर जड़ी बूटियों की बात आती है तो आपने जब भी हरड़ का नाम सुना है, हरितिकी पहाड़। क्या है उसको, हरड़ के साथ बहेड़ा यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में ही यूज होते हैं घरों में भी। इवन जो आप बुजुर्गों को पूछेंगे तो हरड़ और बहेड़ा का कॉम्बिनेशन वो बहुत सारी चीजों के लिए बताएंगे। तो ये बेसिकली बहेड़ा है। टर्मिनालिया बिलारिका जो है वो हमारे समाज में यूज होने वाला, हमारे आयुर्वेद में यूज होने वाला बहेड़ा है। तो वो हो गया। उसका क्या है? डाइजेशन इंप्रूवमेंट। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में गांव के लोग, जो जब वो बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि रात में हरड़ और बहेड़ा पानी में डाल देते थे और सुबह वो पानी पीते थे। उससे क्या होता था? किडनी, पेशाब से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, जिनको गैस और एसिडिटी, क्योंकि होता है ना 40 45 50 की उम्र के बाद गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो अगर ये चीजें यूज की जाती थी तो ये समस्या उनको नहीं होती। क्योंकि जो बहेरा है वो डाइजेशन इंप्रूवमेंट में और बालों की जड़ों को, तो इसीलिए जो ये टर्मिनालिया बिलारिका है वो शैम्पू में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। जो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ये क्या होता है? ये तो आप सब जानते होंगे। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस क्या होता है? ये होता है आंवला। इसको इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं। ये आंवला है, और आंवला के बारे में तो मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को बताने की जरूरत है। आंवला के गुण तो अनंत हैं, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा फीचर है जो एंजाइम आंवला से लिया गया है वो है एंटी एजिंग फीचर की वजह से। उसके अलावा इसमें गिलॉय है। गिलॉय तो आप सब जानते होंगे, कोरोना ने तो गिलॉय को काफी फेमस कर ही दिया। तो गिलॉय आप सब जानते हैं, ये एंटी कैंसरस है और एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग, कोई भी जो स्किन की एजिंग होती है, सबसे ज्यादा स्किन की या किसी भी ऑर्गन की एजिंग, उसके पीछे ऑक्सीडेशन ही होता है। तो गिलॉय भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। नीम पत्ता, नीम पत्ता भी के भी कई क्वालिटीज हैं, लेकिन उसकी एक खास क्वालिटी है ब्लड प्यूरिफिकेशन, उसके लिए ये इसमें इस्तेमाल किया गया है। और हिबिस्कस, जिसको अड़हुल या गुड़हल के नाम से, ये जो आपको रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है,
इसके भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। तो हिबिस्कस को इस्तेमाल किया गया है कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आप सिर्फ इसी पन्ने को ध्यान में रखें तो आप समझ सकते हैं कि ओपीसी जो प्लस कैप्सूल है वो आप किस किस को दे सकते हैं। कैंसर का जिसको खतरा है या जिसको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको कैंसर है उसको दे सकते हैं। ब्लड प्यूरिफायर है तो खून में अशुद्धियां होती है तो स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती है, स्किन पे दाने या पिंपल्स एक्ने निकलने लगते हैं, तो उन लोगों को दे सकते हैं। जिन लोगों को स्किन में झुर्रियां पड़ने लगी है, ब्लेमिसेस होने लगे हैं, स्किन लगने बुढ़ापे जैसा स्किन उनका दिखने लगा है, उनको अगर यंगर और हेल्दियर स्किन चाहिए तो उनको दे सकते हैं। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई है, पेशाब पीला आता है, पेशाब में बदबू आती है, किसी तरह का यूरिन में इन्फेक्शन है, किडनी की प्रॉब्लम है, या लिवर में कुछ समस्या है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, लिवर में टॉक्सिन जमा हो गए हैं, तो उस केस में दे सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, जिनको बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं उनको दे सकते हैं। एंटी एजिंग फीचर तो है ही, एंटी कैंसर्स बता दिया, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, ब्लड प्योरिफिकेशन भी बता दिया। उसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको भी ओपीसी प्लस दिया जा सकता है। अब ओपीसी प्लस का फुल फॉर्म कौन बताएगा? आज श्रुति मैम तो है नहीं, उनको उनसे पूछने में मजा मजा आता है, वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करती है ओपीसी प्लस को। इसका जो फुल फॉर्म है, सविता मैम आप बताओ। सविता मैम अपने आप को अनम्यूट करें। कहाँ गए? प्रीति मैम आप बताओ, ओपीसी प्लस का फुल फॉर्म क्या? सब बैठ के हाँ, पहले सर प्रीति जी से सुन लेते हैं सविता मैम, फिर आपसे सुनेंगे। बताइए। सर मुझे नहीं पता। क्योंकि कई बार आपका कस्टमर आपसे पूछ देगा और आप ऐसा जवाब दोगे तो सोचेगा पता नहीं कैसे किससे मैं आ गया हूँ बीमारी ठीक कराने। जो दवाई वो बता रहे हैं उसी का नाम ही नहीं पता है इनको। तो ये आप लिख लीजिए, रट लीजिए। हाँ सविता मैम आप बताइए। सर भूल गई मैं, मैंने लिखा हुआ था प्रोनाउंस तो मैं कर लेती बट अभी याद नहीं। हाँ तो बताइए ना, लिखा हुआ था तो कहाँ गया? हाँ नीला मैम बता देंगे। नीला मैम का और श्रुति मैम का बहुत क्लास लगा इस मैटर पे, इसलिए इन दोनों को याद हो गया। जी नीला मैम बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर ओपीसी का फुल फॉर्म ओलिगो हाँ, ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसाइनाइडिन्स। हाँ मैं स्पेलिंग, प्रोएंथो सियानिडीन। हाँ साइनाइडियंस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, आप सब इसको नोट कर लें। और इस पे टाइप नहीं हो सकता, लिखना पड़ेगा। दिया है सर। ओलिगोमेरिक प्रोएंथो ये प्रोएंथो स्पेलिंग अलग अलग होता है लेकिन ये वर्ड एक ही है। CYANIDINS ये पूरा एक ही वर्ड, प्रोएंथोसाइनाइडियंस। ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसाइनाइडिन्स, ये है ओपीसी का फुल फॉर्म। और ओपीसी प्लस मतलब ये एक्चुअली ये जो ग्रेप सीड में से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसका साइंटिफिक नेम से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। इसको याद करने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आप सोचिए, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि आप ओपीसी प्लस ले लो और उसने पूछ दिया ये क्या होता है, तो एटलीस्ट कहीं लिखा हुआ है वो तो ध्यान में रखिए, मोबाइल में सेव करके रखिए, ताकि आप उसको तुरंत बता सकें कि हाँ इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, मुझे याद नहीं रहता ये नाम। दिखा आप साफ ही बोल दोगे कि मुझे नहीं आता, फिर तो अजीब सा लगेगा ना।
ओके, वापस हम लौटते हैं ओपीसी प्लस पे। तो ये है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में का मतलब होता है वो इंग्रेडिएंट जो काम करेंगे। बाकी इसका कैप्सूल है तो कैप्सूल का कवर भी होगा, तो उसका ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो इंग्रेडिएंट्स उसमें काम करने वाले। अब इसके यूनिक फीचर्स क्या है, ओपीसी प्लस के यूनिक फीचर्स क्या है? तो ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। उसके बाद ये विटामिन ई, जो आमतौर पे एलोपैथी डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। जहां पे भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है तो डॉक्टर्स विटामिन ई या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स या मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। लेकिन ओपीसी प्लस विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट के मामले में। प्रिवेंट्स द स्किन अगेंस्ट यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, जैसे अगर आपको धूप में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए छाता लेते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं, फिर भी हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो धूप में एक्सपोज होते हैं, तो हम वहां पे वो लगाते हैं सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला वाला सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं। वो क्या होता है, SPF 50, SPF 30। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो सूरज की किरणों में जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है, उससे स्किन कैंसर का खतरा हो। तो स्किन कैंसर का खतरा कैसे होता है कि आपके स्किन का जो कलर है, जब आप धूप में जाते हैं तो वो काला पड़ने लगता है। आपने धूप में जब जाते हैं तो आपने टैनिंग होते हुए देखिए, टैनिंग होता है ना। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है वीडियो ऑन करना, अगर सभी वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगेगा कि मैं इंसानों से कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो जब आप धूप में जाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी स्किन का कलर डार्क होने लगता है। अगर आप धूप में बहुत देर रहते हैं या रेगुलर धूप में जाते हैं, आप शर्ट पहनते हैं तो आप देखेंगे कि यहां से ऊपर उठाएंगे तो स्किन का कलर आप देख सकते हैं, क्लियर डिफरेंस दिख रहा है आपको स्किन के कलर में। क्यों? यहां से ज्यादा धूप लगती है, ये कवर्ड रहता है। तो जब भी धूप की वजह से जो सूरज की किरणें हैं, उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो हमारा हमें टैनिंग करने की कोशिश करते हैं, वो मेलानिन को एक्चुअली एक्टिवेट करते हैं। तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन का खतरा रहता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। आप उस पर कितना भी सनस्क्रीन लगाते जाओ, तो जिन लोगों की स्किन यूवी रेज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, उन लोगों को अगर धूप में जाना पड़ता है तो उनको टाइम टू टाइम ओपीसी प्लस लेना लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से इंटरनल सनस्क्रीन का काम करता है। आपको अंदर से यूवी रेज के ये स्किन को डार्क होने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस दौरान जो स्किन के तरह तरह की बीमारियों का खतरा पैदा होता है उससे बचाएगा। आप यूं समझ लो कि आपने ये लगा लिया तो आपके धूप का असर ही नहीं होगा, स्किन डार्क नहीं होगी, टैनिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये टैनिंग से नहीं बचाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचाएगा। हर्बल सपोर्ट सिस्टम टू द हार्ट। हार्ट का हर्बल, हर्बल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल सपोर्ट सिस्टम क्या है? कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बीपी ना बढ़े। अगर कोलेस्ट्रॉल और बीपी ना बढ़े तो हार्ट को 90% परेशानियां होंगी ही नहीं। तो ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बीपी को कंट्रोल में रखता है। कोलेस्ट्रॉल से होने वाला जो बीपी है, ब्लड का लिपिड बढ़ गया, खून गाढ़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि गाढ़े खून को धकेलने में प्रेशर ज्यादा लगेगा तो बीपी बढ़ेगा। वही कोलेस्ट्रॉल अगर आर्टरीज में या वेन्स में जमना शुरू हो गया तो आर्टरियल या वेन कप में ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, खून को पतला कर देता है, खून की सफाई करता है, तो खून पतला होने लगता है। तो खून जब पतला होने लगता है तो हार्ट को प्रेशर कम लगाना पड़ता है और किडनी को उसको छानने में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो जहां पे भी हार्ट और किडनी से रिलेटेड परेशानी, खून जहां पे गाढ़ा है, बीपी की समस्या है, वहां पे ओपीसी प्लस को आप सबसे पहले कंसीडर, सबसे पहले ओपीसी प्लस को कंसीडर करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ता है उसका एक रीजन
लिवर की नाकामयाबी भी होती है। तो ये लिवर को भी सपोर्ट करता है। यानी एक ओपीसी प्लस आपको हार्ट, लिवर और किडनी, तीन चीजों को स्ट्रेंथन करने में, तीन चीजों को बचाने में, तीन चीजों के हेल्थ को इंप्रूव करने में सहायता करेगा। ये आपके ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है ब्लड वेसल्स को। और जब ब्लड वेसल्स हमारे मजबूत हो जाते हैं तो जो ब्लड जो आसानी से फ्लो करता है, निर्बाध रूप से फ्लो करता है, और वो वेसल्स कनेक्टेड होते हैं सेल्स से, तो वहां तक ब्लड अच्छी तरह से पहुंचता है। और ब्लड अगर पहुंचेगा अच्छी तरह से तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। तो सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में ये मदद करता है। इसकी वजह से जो सेल्स जो होते हैं ना, जो हमारे डिलीवरी सिस्टम के लास्ट स्टेज पे जो सेल्स होते हैं ना, जो बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं, वो होते हैं स्किन के सेल्स। तो स्किन के सेल्स को बाहर से तो ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन अंदर से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो जब अंदर से भी मिलने लगता है तो हमारे स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। इम्पार्ट हेल्दी एंड यंगर लुकिंग स्किन। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्किन है उसके जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी रिप्लेनिश होते हैं। जो सेल डेड, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर स्किन पे, गर्मी का सबसे ज्यादा असर स्किन पे, सर्दी का सबसे ज्यादा असर स्किन पे, धूल मिट्टी, ये सब चीजों का सबसे ज्यादा असर स्किन पे। तो स्किन का डैमेज का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हमारे इम्यूनिटी का पहला, जो हमारा डिफेंस सिस्टम का जो पहला वॉल है वो स्किन ही है। तो उस तक न्यूट्रिशन पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि डैमेज का खतरा सबसे ज्यादा उसको है, तो सबसे ज्यादा मजबूती भी उसी को चाहिए। लेकिन जो स्किन के सेल्स होते हैं, वो खून तो अंदर से आता है, तो वो लास्ट स्थान पे खड़े होते हैं, वहां तक न्यूट्रिशन पूरा नहीं पहुंचता। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड वेसल्स मजबूत होते हैं, तो स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे आपकी स्किन हेल्दी होती है और यंगर दिखने लगते हैं आप। तो उसमें भी ये हेल्प करता है ओपीसी प्लस। तो ओपीसी प्लस का रेगुलर इस्तेमाल आपको इतने सारे फायदे दे सकता है। रेगुलर मतलब पूरे साल नहीं खाना। साल में आपने 3-4 महीने खा लिया तो पूरे साल का काम हो गया, फिर अगले साल खा लीजिए। लाइक जनवरी से अप्रैल, जैसे अभी आपको जानकारी मिल रही है, तो जुलाई शुरू होने वाला, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने ओपीसी खाया तो आपको अगले बार फिर से जुलाई में खाने की जरूरत है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, 3 महीने 4 महीने का कोर्स कर लीजिए तो आपको इतने सारे फायदे मिल जाएंगे। प्रोडक्ट के फंक्शनिंग क्या क्या है? स्टेबलाइजेस फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट्स डैमेज टू बॉडी। ये फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करता है और ऑक्सीडेशन से होने वाले डैमेज को बॉडी में रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। प्योरीफाइज ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट। हमारे खून को साफ करता है और शरीर में खून से गंदगी निकालता है। अगर खून से गंदगी निकल जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, किडनी पे असर कम पड़ेगा। किडनी का काम क्या है? खून की सफाई करना। वो काम अगर ये प्रोडक्ट कर रहा है पूरी तरह, जितना किडनी करता है उतना तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये किडनी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि अगर ओपीसी प्लस ले रहे हैं तो किडनी की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका काम थोड़ा बहुत कोई दूसरा, जैसे आपके ऊपर 10 काम का बोझ है, उसमें से 3 काम कोई दोस्त आपका कर दे तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तो वही किडनी के ऊपर से ये बर्डन कम करता है। तो खास तौर पे जो लोग सीकेडी के पेशेंट हैं, अगर आपने उनको समय रहते ओपीसी प्लस शुरू कर दिया तो वो डायलिसिस के स्टेज में नहीं जाएंगे। डायलिसिस के स्टेज में जो पेशेंट चले जा चुके हैं, उनको भी किडनी को वापस से फंक्शनल मोड में लाने के लिए जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो साथ में ओपीसी दिया जाता है। लेकिन वो केवल ओपीसी से नहीं होगा। जो डायलिसिस पे जा चुके हैं उनके कई और ट्रीटमेंट के कई और पार्ट हैं, तो केवल ओपीसी से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पेशेंट को, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, 10-12 साल से डायबिटीज है, उनका किडनी में परेशानी होना शुरू हो जाती है, उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले कि वो पहुंच जाए डायलिसिस के स्टेज पे और डायलिसिस शुरू करनी पड़े, अगर आपने टाइम से ओपीसी प्लस देना शुरू कर दिया तो उनका किडनी डैमेज होने से बच जाएगा और सीकेडी के लेवल पे ही उनको आप रोक सकते हैं डायलिसिस के स्टेज में जाने से। तो ये चीज ध्यान में रखिए।
उसके बाद टाइटन्स द स्किन, स्किन में झुर्रियां पड़ना। ये जो लास्ट में आपको लेडी की फोटो दिख रही है, ये देखिए पहले इसकी स्किन कैसी है, ओपीसी प्लस शुरू किया तो कैसी हुई और बाद में फाइनली कैसे हुई। और ये आपकी भी स्किन हो सकती है अगर आप 8 से 10 महीने लगातार ओपीसी प्लस का सेवन करते हैं। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा अगर आप ओपीसी प्लस का रेगुलर सेवन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज पे ये आपके स्किन को टाइट करता है, स्किन को इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्मूथ और रिंकल फ्री बनाता है। ये जो रिजल्ट है ये ओपीसी प्लस और हेड केयर के इस्तेमाल से आया हुआ है। ये रियल फोटो है, कोई मॉडल की फोटो नहीं है। ये टीएन्स की डिस्ट्रीब्यूटेड है। Strengthens blood vessel and improves tissue elasticity, helps to reduce swelling in the tissues, edema, varicose veins। ये आप देख सकते हैं, ये हाथी पांव, ये सूजन है, पैरों की एक तरह की सूजन है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और वेरिकोस वेन्स, पैरों में इस तरह के नसें फूल जाती है, वेरिकोस वेन्स या स्पाइडर वेन्स हो जाता है, नीला नीला नसें दिखने लगता है, तो उसमें भी ये फायदा पहुंचाता है, उसका भी इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो फोटो दी गई है वो कैसे एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन करता है और एंटीऑक्सीडेंट उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है। इलेक्ट्रॉन देके, जो इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज वो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन उसको ये एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पेयरिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन से बच जाता है। रेगुलेट्स हाई ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय डिक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक हो या ब्रेन का स्ट्रोक हो, दोनों तरह के स्ट्रोक के खतरे से आपको बचाता है। तो खास तौर पे जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है या एक बार पैरालिसिस का अटैक हो चुका है, ब्रेन हैमरेज हो चुका है, उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें ताकि उनको दोबारा होने वाले स्ट्रोक के खतरे से बचाया जा सके। ये क्या करेगा, उनका बीपी रेगुलेट करेगा, उनके खून की सफाई करेगा, उनके जो ब्लड वेसल है उनको मजबूत करेगा, और जो ब्लॉकेज है वो क्लियर करेगा। ये शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ हो, ब्लॉकेज हो, कोई पथरी हो, ये सारी चीजों को निकालने में ये हेल्पफुल है। अकेला ये जरूरी नहीं है कि निकाल देगा। जैसे वेरिकोस वेन है, ये जो नसों वाला, इसमें आप ओपीसी प्लस के साथ साथ हेड केयर का भी इस्तेमाल करना होगा। हेड केयर क्या है, यहाँ पे जो ब्लॉकेजेज है, जो गंदगी जमी हुई है, उसको डाइल्यूट करेगा, लेकिन डाइल्यूट होने के बाद भी वो रहेगा तो खून में ही, तो खून को सफाई करने का काम ओपीसी प्लस करेगा, तभी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। केवल अगर डाइल्यूट करके आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो फिर कहीं दोबारा जम जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि किडनी में स्टोन है या कहीं और शरीर में ब्लॉकेज है, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपने अगर किसी तरह से एक्यूलाइफ के थेरेपी से या किसी तरह से उस ब्लॉकेज को हटा भी दिया, लेकिन अगर खून की सफाई नहीं की तो वो ब्लॉकेज कहीं और हो जाएगा, वही चीज जाके कहीं और जम जाएगी। तो जहां पे भी कहीं किडनी, पथरी, ब्लॉकेज, ये सारी चीजों को आपको निकालना हो, तो जो थेरेपी है जो उस ब्लॉकेज को हटाती है, या बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो उस ब्लॉकेज को हटाते हैं, उसके साथ साथ आपको ओपीसी प्लस भी देना चाहिए, ताकि ब्लड भी, वो जो ब्लॉकेज करने वाले जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह से खून से निकल जाए। ये रिकमेंडेड और सुटेबल किसके किसके लिए है, तो जिन लोगों को अपनी उम्र लग रहा है कि मेरी उम्र का पता चल रहा है, मैं बहुत जल्दी बुढ़ा दिखने लगा हूं, या मुझे बुढ़ा नहीं दिखना है, वो लोगों को इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को ब्लीडिंग गम्स की शिकायत है, जिनके आंखों में खून के लाल लाल डोरे नजर आते हैं, जिनके मसल टायर्डनेस की समस्या है, एबनॉर्मल हार्ट बीट है, हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, पीपल विथ वेरिकोस वेन, जिनको वेरिकोस वेन हुआ है, जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट अटैक या पैरालिसिस का अटैक का खतरा है या हो चुका है, कैंसर का खतरा है या हो चुका है, तो इस तरह के पीपल विथ रेगुलर स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं या रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऑक्सीडेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन का खतरा अगर बढ़ गया तो ये ऑक्सीडेशन से बचाएगा। इसके एक बोतल में 90 कैप्सूल आते हैं, 90 कैप्सूल। इसका जो डोज है वो 3 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट में लेना, ये इसका नॉर्मल डोज। 3 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट।
90 कैप्सूल यानी 30 दिन यानी 1 महीने का ये बॉटल आता है। लेकिन कुछ एक केसेस में, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ एक वो स्पेशल केसेस में, इसके डोज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 14 साल से कम के बच्चों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान ये रिकमेंडेड, प्रेगनेंसी या जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो जो बहुत कोई टर्मिनल डिजीज से रिलेटेड केसेस है, लाइक कैंसर हो गया या लिवर फेलियर हो गया या किडनी डायलिसिस केसेस हो गया, ऐसे केसेस में आप डोजेस डिस्कस कर लेंगे, या एमडीएएम ट्रेनिंग के दौरान जो ओपीसी का ट्रेनिंग हुआ है उसमें देख लेंगे, या फिर जब कोई प्रेग्नेंट लेडी या जो लेडी बच्चों को दूध पिलाती है, क्योंकि वो जो लेगी वो उसके बच्चे को भी मिलेगा, और 14 साल से कम के बच्चों के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में देना है कि नहीं देना है, ये आप मेडिकल डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा ये सबको दिया जा सकता है, और नॉर्मल जो डोज है इसका वो 3 कैप्सूल सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, और डेली लेना। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा टी पॉली कैप्सूल। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ओपीसी प्लस कैप्सूल के बारे में किसी को कोई डाउट रह गया हो तो वो पूछिए, और आपका दिमाग आज दूसरा प्रोडक्ट रिसीव करने के मोड में है या नहीं है वो बताइए, नहीं तो हम उसको दूसरे दिन देखेंगे। क्योंकि टी पॉली कैप्सूल भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और उसको भी अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इसलिए मुझे लग रहा है 10:22 हो चुके हैं। जनरल टाइम के हिसाब से हमारे पास 15-20 मिनट ही बचे हैं, लेकिन 15-20 मिनट में टी पॉली पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, और अगर एक दिन में ओवरडोज होने लगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर लेंगे और टी पॉली कैप्सूल को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं रूबी जी का सबसे पहले। हाँ बताइए। बोलिए रूबी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीला मैम आप बताइए। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं आ रही, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अभी बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, कोई भी गायनेक इश्यू में ये ओपीसी दे सकते हैं ना, जो पीरियड लेट आता है वो, और देखिए, वाइट डिस्चार्ज वाले। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना, हाँ। वो कई बार किसी ग्लैंड को प्रॉपर ब्लड ना पहुंचने की वजह से हो सकता है, या जब अंदर कोई जैसे यूट्रस है या ओवरी है उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, ठीक है, या फिर कोई चीज जमा होने लगे, जमने लगे, तो ये सब चीजों की वजह से भी होता है। तो ये सब केसेस में अगर आप ओपीसी प्लस देते हैं तो वो जो प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करने में हेल्प करता है। ये उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट को जल्दी से पूरा करने में हेल्प जरूर करता है। ठीक है, तो इसीलिए गायनी इश्यूज में ये दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेटिंग मदर को अगर कोई गायनी इश्यू है तो ये नहीं देना। ठीक है। तो ओपीसी के साथ सर जिंक देना पड़ता है ना गायनेक वो तो इश्यू में? डिपेंड, अलग अलग इश्यूज पे डिपेंड। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ओपीसी के साथ ओमेगा, जिंक और कोई भी मल्टीविटामिन, लाइक मल्टीविटामिन दे दीजिए, स्पाइरुलिना दे दीजिए, एफी प्लस दे दीजिए। खून की कमी है तो स्पाइरुलिना और एफी प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह का गायनी इश्यूज है। गायनी इश्यूज भी कई तरह के होते हैं। सर मेरे 3 कस्टमर अभी आए हैं वाइट डिस्चार्ज वाले, और पीरियड लेट से आते हैं 3-4 महीने, तो मैंने पीरियड ओपीसी। लेट आते हैं तो उसका रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है, पीसीओएस भी हो सकता है। तो वो तो आप रीजन ढूंढिए ना, या आप हाँ लक्षण तो बता रहे हो। नहीं, वो उसने बोला है, ऐसा मैसेज करके दिया है मेरे हाँ को नहीं, तो कि। खाली मैसेज तो वही मैंने कहा ना, आपको पूरा हिस्ट्री टेकिंग करनी होगी, नहीं तो उनको अल्ट्रासाउंड। टीसीएम का कोई भी इलाज लक्षण पे बेस्ड नहीं है कि ये लक्षण है तो ये दे दो, नहीं काम करेगा, ठीक नहीं होगा। टीसीएम का इलाज हमेशा ही उसके रूट कॉज पे, पीरियड लेट आ रहा है
तो जल्दी कराने की दवाई नहीं है टीसीएम में। हमारे पास टीएंस में हम दवाइयां नहीं दे रहे। टीसीएम में कि पीरियड लेट आ रहा है तो जल्दी करा दो, या जल्दी जल्दी आ रहा है तो रोक दो, इस तरह का इलाज नहीं है टीएंस में। नहीं, मैंने बात भी किया था तो उसने बोला कि जब मैं दवाई लेती थी तो पीरियड आ जाता था, हाँ, फिर तो दवा बंद कर वही मैंने देती। बोला ना हाँ, कि ये तो लक्षण है। वजह क्या है? वजह उसको पता है पीरियड लेट क्यों आता है? वो नहीं बोला। वो नहीं पता है तो फिर आप तो या तो आपको एक्यूलाइफ से चेक करना होगा, या तो उनको बोलिए हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, पीसीओडी है या नहीं, ये तो अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलेगा, है ना। ठीक है। हाँ, या तो आपको अब एक्यूलाइफ से चेक कराना होगा, या ये रिपोर्ट उनको भेजने के लिए बोलिए। हमें पहले कभी भी, आपको कोई पेशेंट कुछ भी बोलता रहे, पेशेंट तो हमेशा लक्षण ही बताएगा। पेशेंट तो बताएगा मेरे को माइग्रेन है, लेकिन बाद में पता चलता है उसको सर्वाइकल है। ठीक है। एलोपैथी में तो लक्षण की दवाई दी जाती है, तो लक्षण क्या है? सिर दर्द, तो वो दर्द की गोलियां देते रहेंगे, उसको राहत मिलती रहेगी। ठीक इसीलिए नहीं होता है ना, क्योंकि जो जड़ है वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेशन है, या गर्दन से कोई नस जो जा रही है, जैसे राइट ऑसिपिटल नर्व है उसमें कंप्रेशन है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से दर्द होता है ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो उसको अगर नहीं ठीक करेंगे, तो जब तक आपको वजह ही नहीं पता चलेगी हम ठीक क्या करेंगे। हमारे पास लक्षणों, दर्द की दवा है ही नहीं। तो दर्द को अगर आप टीसीएम की मदद से ठीक करना चाहते हैं, तो आपके दर्द की जड़ को खत्म करना होगा, दर्द अपने आप खत्म होगा। पीरियड होने की या पीरियड रोकने की दवा है ही नहीं हमारे पास। पीरियड नॉर्मल होना चाहिए, तो उसके लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कोई ना कोई कमी हो जाएगी। कोई हार्मोन कम बनेगा, कोई हार्मोन ज्यादा बनेगा। शरीर की संरचना में जैसे ओवरीज में सिस्ट हो जाएंगे, फॉलिकल्स रैप्चर नहीं होंगे, तो वो आपको जड़ का पता करना होगा कि रीजन क्या है, और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है। और वाइट डिस्चार्ज में तो ये दे सकते हैं ना? वाइट डिस्चार्ज एक्सटर्नल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। हाँ, यूटीआई की वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर केवल यूटीआई है तब तो इतना खर्चा क्यों कराना है, केवल पैंटी लाइनर से ठीक हो जाएगा। वो तो दिया। अगर पैंटी लाइनर से सुधार नहीं हुआ 15 दिनों में, तो आपको ओपीसी, ओमेगा और जिंक देना चाहिए। ठीक है। जी रूबी मैम, अब आप बताइए। सर अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बताइए। अच्छा, आ रही है। सर मेरे को ये पूछना था, एक पेशेंट है सर, उनको जब मैंने एक्यूलाइज से चेक किया तो ब्रेस्ट ट्यूमर का पॉइंट आया सर उनका, लेकिन हम्म। उन्हें वो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उन्हें देखिए, ओपीसी दे सकते हैं? प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम उनको पता नहीं चल रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो सालों साल तक कोई लक्षण नहीं दिखाते। कई बार ऐसे ट्यूमर, अगर ट्यूमर टाइम से सबको पता चलने लगे तो कैंसर में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं। ट्यूमर पैदा होते ही कैंसर नहीं बन जाता, उसको यस कैंसर सर। बनने में सालों लगते हैं। तो कई बार अगर ऊपर की तरफ या ऐसे जहां पे नॉर्मली, अगर एक फीमेल नॉर्मली हमेशा ब्रेस्ट को तो चेक नहीं करती, नॉर्मली कैसे पता चलता है उसको? कोई दर्द होता है, कोई कलर चेंज होता है, कोई उभार नजर आता है, तो या फिर नहाते धोते वक्त जब वो अपने ब्रेस्ट को सफाई करती है, तो उसको कहीं पर अगर कोई गांठ महसूस होती है तो वो थोड़ा सा सजग हो जाती है कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन वो अगर अंदर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, और उसमें कोई दर्द वगैरह ना हो, कोई विजिबल चेंजेस ना आए, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, और ये बात कई सालों तक छुपी रह सकती है। तो अगर ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर का पॉइंट आ रहा है, तो एक बार अगर उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार आप दोबारा से सही ढंग से चेक कीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट ट्यूमर का जहां पे पॉइंट है वहां पे थायराइड का पॉइंट भी पास में है। ठीक है। तो ओके सर। ये चीजें देखिए, नहीं तो उनको ब्रेस्ट ट्यूमर है या नहीं, अगर उनकी उम्र 35-40 के ऊपर है, तो एक बार तो मेमोग्राम कराना ही चाहिए जब 35-40 क्रॉस करने लगे फीमेल। वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि आप हर अल्टरनेट ईयर तो कम से कम कराओ, कई बार तो सजेस्ट किया जाता है कि हर साल कराओ। लेकिन अगर एक्यूलाइफ बता रहा है तो उनको तसल्ली के लिए एक बार तो करा लेना चाहिए। अगर उससे कम उम्र है, 35 से कम उम्र है, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। नहीं तो आप एक्यूलाइफ की थेरेपी और ओपीसी, ओमेगा, ब्रेस्ट ट्यूमर में ओमेगा जो 3 की जो कमी की वजह से भी ब्रेस्ट ट्यूमर ट्रिगर होता है, तो एक्यूलाइफ की थेरेपी, ओपीसी और ओमेगा सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक ओके जी, तो अब आप किसी के सवाल नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पे रेस्ट देंगे। मैं बहुत लंबा लंबा सेशन नहीं करूंगा, लेकिन अब ऑलमोस्ट डेली ट्रेनिंग्स होंगी। अगर मैं ट्रैवल में नहीं हूं तो कहीं पे भी हूं, मैं रतलाम में रहूंगा तो निहाल जी के घर पे बैठ के कर लूंगा,
कहीं से ट्रेनिंग तो होती रहेगी अब डेली, तो हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में करूंगा। अब प्रीति मैम, अब आप आ गए हो और निहाल जी, अभी आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।